हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करेगी सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने अब तक इस एक्ट के अंदर सेक्शन 28 लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो डील कर रहा था आपके होल्डिंग आउट के साथ। आज जो आपका सेक्शन 30 है वो डील करेगा माइनर के साथ, जिसके अंदर हमने चेक करना है कि क्या एक माइनर को फुल फ्लेज्ड पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर बनाया जा सकता है या फिर उसको कुछ और रोल दिया जाएगा। जैसे कि एक पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंदर दो पार्टनर्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जहां पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है वो हमेशा आपके किसी ऐसे स्टेटस की वजह से, मतलब उनका स्टेटस डिसाइड करेगा कि वो क्या पार्टनर है फर्म के अंदर, क्या नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए सेक्शन 5 इस एक्ट का हमने पढ़ा था, जिसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ जो स्टेटस था उसकी वजह से किसी तरीके का कोई भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिलेशनशिप था वो अराइज नहीं हो रहा है। वहां पे स्टेटस किस नाम का देखा जाएगा सेक्शन 30 में कि क्या वो आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को अराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा किस वजह से अराइज किया जाएगा, जहां पे आपको एक चीज चेक करनी है कि क्या पार्टी जो है उस पार्टनर्स की बात हो रही है, जो पार्टनर्स है वो क्या कॉम्पिटेंट पार्टनर है। अब अगर देखा जाए तो जो माइनर है वो एक आपका कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, जिसको अलाउड नहीं किया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो किसी दूसरी पार्टी के साथ। तो अगर कोई भी माइनर अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर पार्टनर बनना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले उसकी मेजोरिटी की जो एज है वो डिसाइड करी जाएगी उसके बेस पे, या फिर जो वो कॉम्पिटेंसी उसके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दे रखी है वो उसको अगर डिसाइड करोगे पहले, उसके बाद उसको हम लोग पार्टनर बनाएंगे। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर बता रखे कि अगर कोई भी पार्टनर जो आपके फुल फ्लैश जितने भी पार्टनर है वो अगर फुल कंसेंट दे सारे के सारे, तो एक माइनर को हम लोग सिर्फ उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के जो भी बेनिफिट्स हैं उसकी एडमिशन के लिए, मतलब सिर्फ बेनिफिट को एडमिट करने के पर्पज से एक माइनर को हम लोग उसमें एक पार्टनर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी फुल फ्लैश पार्टनर नहीं बोला जाएगा। सेक्शन 30 एक तरीके से माइनर को क्या कर रहा है, कुछ तरीके से आपकी कुछ हद तक कुछ कंसेशन दे रहा है एक तरीके से, जहां पे उसको बेनिफिट्स के लिए तो कम से कम एडमिट कर ही लिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो वहां पे उसको कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं मानी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सेक्शन 30 आपका बात कर रहा है माइनस एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप है, हमने पहले देख ली थी कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है, जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा और किसी लॉफुल बिजनेस को रन करने के पर्पज से वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके जितने भी बेनिफिट्स आएंगे और लॉसेस होंगे वो आपस में अपने बांट लेंगे। तो सेक्शन 30 आपका फर्स्ट क्लोज में बात कर रहा है ए पर्सन हु इज माइनर। अब माइनर कौन होगा, हु इज नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंदर बता रखी है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज अबो 18 है वो मेजर पर्सन होगा। तो यहां पे बात कर रहा है माइनर पर्सन की, जिसकी एज आपकी 18 से नीचे होगी वो पर्सन। बोलता है ए पर्सन हु इज माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ मतलब आपका जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है वो, टू विच ही इज सब्जेक्ट, मे नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म। उसको पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी तरीके से उसको फुल फ्लैश्ड पार्टनर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइमिंग। उस टाइम पे अगर जितने भी उसके फुल फ्लैश जितने पार्टनर्स हैं उस रेगुलर पार्टनरशिप फर्म के, वो सारे अगर इनके कंसेंट दे रहे हैं, ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जितने भी बिजनेस में, जो भी आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का जो भी आपका बेनिफिट्स होगा, उनको शेयर करने के पर्पज से उसको एडमिट किया जा सकता है। बट उसको फुल फ्लैश पार्टनर आप सिर्फ उसी केस में बनाओगे जब वो मेजर होने के बाद या तो खुद चाहेगा उसी टाइम पे। सेकंड क्लोज आपका बात कर रहा है सच माइनर हैज ए राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब अगर उस माइनर को आपने एक तरीके से बेनिफिट के लिए एडमिट ही कर लिया, तो उसके राइट्स वो तो सेम रहेंगे जैसे एक फुल फ्लेज पार्टनर के रहते हैं। किस तरीके के राइट होंगे कि अगर उसके अंदर जो भी बेनिफिट्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उस बिजनेस के जितने भी आपके बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके अंदर उसका शेयर दिया जाएगा। जो पार्टनरशिप की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका एक हिस्सा रखा जाएगा। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज में भी एग्रीड अपॉन। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, एग्रीड अपॉन मतलब कि जिस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था, सब पार्टनर्स ने जिस टाइम पे कंसेंट दी थी कि हम लोग इस पार्टनर को, मतलब एज ए जो माइनर है उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं, उस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था कि कितना शेयर उस माइनर को दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी राइट को डिसाइड कर लिया जाएगा। एंड ही हैव राइट टू असेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड द कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अकाउंट्स ऑफ द फर्म। फर्म के जितने भी अकाउंट्स होंगे, उनकी जितने भी कॉपीज वगैरह हैं, रजिस्टर है, उन तक उनकी पहुंच का राइट और उनकी कॉपी लेने का, उनकी एग्जामिनेशन, उनकी इंस्पेक्शन करने का राइट उसे माइनर को दे दिया जाएगा। यहाँ पे एक केस लॉ की बात आती है फर्स्ट क्लोज के अंदर,
जो आपका केस बात कर रहा है लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम 1931 का केस, लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम 1931 का केस है, जिसके अंदर माइनर को आपने एडमिट कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ द, फॉर द पर्पज ऑफ आपके जो भी बेनिफिट्स हैं उसको शेयर करने के पर्पज से, तो उसको फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बोला जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्लॉज की बात आती है। थर्ड क्लॉज आपका बात कर रहा है सच माइनर स्टेट इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म बट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। अगर इन केस माइनर को एडमिट करने के बाद बीइंग ए पार्टनर, पार्टनर की तरह उसको एडमिट कर लिया फर्म के अंदर, उसके बाद अगर फर्म कुछ भी एक्ट करेगी उसके अंदर उस माइनर की पर्सनल लायबिलिटी किसी तरीके से डिसाइड नहीं करी जाएगी, लेकिन उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे, उसका जो हिस्सा होगा उसको लायबल कर लिया जाएगा, माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर लिया जाएगा। अब इसको रीड विद किया जाता है सेक्शन 31 के क्लोज सेकंड के साथ। सेकंड क्लोज एक बार निकाल लो बेयर एक्ट के अंदर, सेक्शन 31 क्लोज 2, जहां पे बात करें सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 जो है ना वो सेक्शन आपका मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आएगा वो किस तरीके से आ रहा है उसकी बात हो रही है। ए पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्टनर इनटू ए फर्म डज नॉट देयरबाय बिकम लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम ए पार्टनर। अब अगर इन केस अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टनर को अगर आप एंट्री दोगे किसी पर्टिकुलर फर्म के अंदर, तो उस फर्म के अंदर एंट्री से पहले जितने भी एक्ट किए फर्म ने उसके लिए उस पर्टिकुलर जो आपका मेजर पार्टनर होगा ना उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन इन केस अगर मान के चलो कि जो भी पार्टनर जितने भी कंसेंट दे रहे हैं आपके, उन्होंने कंसेंट दे के एक माइनर को अपने फर्म के अंदर एडमिट कर लिया, अब वो जो माइनर है उसकी लायबिलिटी कब से देखी जाएगी? जब वो मेजर होगा तब से, या फिर जिस दिन से वो फर्म के अंदर एंटर होकर उसने बेनिफिट्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया उसी दिन से। तो 30 सेक्शन के अंदर लिखे फर्स्ट लाइन के अंदर आपकी जो थर्ड सेक्शन है उसका जो थर्ड क्लोज है, मतलब सेक्शन 30 क्लोज 3 के अंदर तो आपकी लायबिलिटी की बात कर रहा है कि उसकी लायबिलिटी पर्सनल नहीं होगी, लेकिन सेक्शन जो 31 है उसका क्लोज सेकंड बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 के प्रोविजन को पहले एप्लीकेबल करोगे, उसके बाद अगर कोई पार्टनर बींगे मेंबर उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री करता है तो एक्ट जो करे जाएंगे उसके आने के बाद उनके लिए लायबिलिटी होगी। लेकिन जो सेक्शन 30 है माइनर, जिस दिन से उसके अंदर उसने बेनिफिट्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया ना उसी दिन से उसकी लायबिलिटी को डिसाइड कर लिया जाएगा। इन केस अगर वो मेजर होने के बाद रेगुलर पार्टनर फुल फ्लेज पार्टनर बनना है, तो जिस टाइम पे वो मेजर हो गया, मेजर होने के बाद जब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे एक फुल फ्लेज पार्टनर बनना चाह रहा हूँ, तो उसकी जितनी लायबिलिटीज होंगी वो उस दिन से डिसाइड होंगी जिस दिन से उसने बेनिफिट्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया था उसी दिन से। तो इतनी सी बात की सेक्शन 31 का क्लोज सेकंड बोल रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन 4 जो 30 है उसके क्लोज 4 पे आते हैं। सेक्शन 30 का क्लोज 4 बोलते हैं सच माइनर मे नॉट स्यू द पार्टनर्स। अब जो पार्टनर हैं अगर इन केस मान के चल लेते हैं कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उनको जितना शेयर मिलना चाहिए था, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, उसको जितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको वो पार्टनर हैं वो उस माइनर को नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में क्या माइनर का इतना राइट रहेगा कि उन रेगुलर पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सके कि मेरे को मेरा हिस्सा दिया जाए, मेरे को जितने भी प्रॉफिट्स ऑफ द शेयर हैं उन सब चीज़ों को दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एक तरीके की थोड़ी सी बाउंडेशन लगा देता है कि अगर वो केस फाइल करना चाह रहा है ना तो उसको पहले वो पार्टनरशिप फर्म छोड़नी पड़ेगी, सीवियर होना पड़ेगा, मतलब उस फर्म से अलग होके उन रेगुलर पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल कर सकता है। अगर वो इन केस अगर रेगुलर पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर रहा है लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाह रहा तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, पार्टनरशिप आपको पहले छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ क्लॉज आपका पढ़ लेते हैं सच माइनर मे नॉट स्यू द पार्टनर फॉर एनी अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म सेव। इन केसेस के अंदर तो आपका यूं बोल रहा है कि वो शूट फाइल नहीं कर सकता। सेव के बाद बोलता है कि वो कब शूट फाइल कर सकता है, व्हेन सीवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। फर्म से जब अपने कनेक्शन अलग कर लेगा, मतलब फर्म से जब वो हट जाएगा कि मेरे को इसके अंदर एज ए मेंबर रहना नहीं है, उसके बाद वो केस फाइल करेगा। एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय एवैल्यूएशन मेड एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 48 के अंदर हम लोग ने पहले पढ़ लिया था कि 48 के अंदर किस तरीके से उसकी मोड ऑफ सेटलमेंट की बात कर रहा है कि जितने भी अकाउंट्स ऑफ द फर्म होंगे उनकी सेटलमेंट किस तरीके से करी जाएगी। उसके हिसाब से जब वो माइनर उस फर्म को छोड़ के केस फाइल करेगा तो उसके ऊपर सेक्शन 48 लगेगा। 48 के हिसाब से उसकी जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके सेटलमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिफ्थ क्लोज की बात कर रहा है। फिफ्थ क्लोज आपका बात कर रहा है एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी। जिस टाइम पे भी कोई माइनर मेजर हो जाएगा उसके बाद उसको 6 महीने का टाइम दिया गया कि विद इन 6 मंथ यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू बी पार्टनर इन दैट फर्म और यू वांट टू लीव दैट पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे उसको ऑप्शन दिया जाएगा 6 महीने के अंदर उसको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्लोज के अंदर ये लिखा है एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग द मेजोरिटी और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि उसको नॉलेज भी इस बात की हो जानी चाहिए कि यहाँ पे मेरे को
मेजोरिटी हो चुकी है और उस बात को नॉलेज भी है इसके पास कि मैं इस पर्टिकुलर फर्म के अंदर पहले से ही जब मैं मेजर हुआ था उससे पहले मैं इसके अंदर जितने बेनिफिट्स है उसको शेयर करता आ रहा हूँ, वो नॉलेज के बाद उसको 6 मंथ मिलेंगे या फिर अटेंडिंग द मेजोरिटी है उसके बाद 6 महीने मिलेंगे। That he had admitted to the benefits of the partnership, whichever date is later, such person may give public notice that he has elected to become a partner or not to become a partner। यहाँ पे जिस टाइम पे भी उसको 6 महीने के अंदर एक टाइम पीरियड दिया गया पर्टिकुलर कि 6 महीने में उसको या तो डिसाइड कर लेना है कि मेरे को पार्टनर बनना है या फिर उसको छोड़ देनी है, उसकी उसने पहले क्या करनी पड़ेगी, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाह रहा है। एंड सच नोटिस शैल बी डिटरमाइन इन पोजीशन एज रिगार्ड द फर्म, फर्म के रिगार्डिंग उसकी क्या स्टेटस का उसका पोजीशन रहेगी, वो उस नोटिस के बेस पे ही उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। अब कैसे डिसाइड करो कि जैसे अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं पार्टनर बनना चाह रहा हूँ तो सब लोगों को पता चलेगा उस नोटिस के थ्रू, तो उसकी पोजीशन ये रहेगी कि उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर उसकी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी मानी जाएगी, उसको एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर बोला जाएगा। अगर वो छोड़ना चाह रहा है तो सबको पता चलेगा कि उसने फर्म छोड़ दी, उसकी कोई भी मेंबरशिप इस पर्टिकुलर फर्म के अंदर नहीं है। जो नेक्स्ट इसके अंदर प्रोवाइजो दे रखा है वो बात कर रहा है आपका, अगर इन केस वो 6 महीने में नोटिस देने में फेल हो रहा है, मतलब उसने डिसाइड नहीं कर पाया वो कि मैं इसका पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाह रहा हूँ कि छोड़ना चाह रहा हूँ, ही शैल बिकम ए पार्टनर इन दैट फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। जिस टाइम पे वो 6 महीने खत्म हो जाएंगे, 6 महीने के बाद उसको मान लिया जाएगा, इम्प्लाइडली ऐसा समझा जाएगा, डिम्ड प्रोविजन आपके एक तरीके से बोल सकते हो, उसको मान लेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पर्टिकुलर पार्टनर उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बनना चाह रहा है। लेकिन जो 6 क्लोज है वो यूँ बोलता है कि अगर इन केस उसको पता ही नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो फर्म है ना उसके हिस्सेदारी जितनी भी बेनिफिट है उसका हिस्सेदार हूँ मैं हूँ, मेरे को बेनिफिट के लिए एडमिट किया हुआ है, इस बात की अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, सही में ही उसकी नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो इलेक्ट नहीं कर पाया, डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे को पर्टिकुलर कोई भी उस फर्म के अंदर एक मेंबर बनना है, पार्टनर बनना है, नहीं बनना है, इस चीज़ की डिसीजन नहीं ले पाया वो विद इन 6 मंथ। तो जब यहाँ पे इम्प्लाइडली ऊपर वाले प्रोविजन में बोल दे कि इम्प्लाइडली उसको पार्टनर मान लेंगे, लेकिन वो बाद में बोल रहा है कि मेरे को इसका जो पार्टनर है वो नहीं बनना है, तो उस बात के ऊपर उसकी बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा वो उसी माइनर पे रहेगा जो माइनर अब मेजर हो चुका उसके ऊपर, कि आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको सही में नॉलेज थी कि नहीं थी। इस बात का बर्डन हमेशा उस माइनर के ऊपर रहेगा जो अब मेजर बन चुका है। जो क्लोज नंबर 7 और 8 हैं उनके अंदर आपकी बात कर रहा है कि कब एक पार्टनर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे को पार्टनर बनना है, मतलब जो एक माइनर है जब मेजर हो जाएगा उसके बाद उसको डिसीजन लेना है कि क्या मैं इसका पार्टनर बनना चाह रहा हूँ और क्या मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज राइट्स वगैरह आएंगे वो सेक्शन 30 के क्लोज 7 और 8 के अंदर बता रखी है। 7 आपका बात कर रहा है व्हेन सच पर्सन बिकम ए पार्टनर, पहले वर्ड आपका यहाँ पे क्या यूज हो रखा था, माइनर की बात कर रहा था, यहाँ पे वर्ड उसने चेंज करके लिख दिया पर्सन, क्योंकि वो जो माइनर था वो अब मेजर हो चुका, लेकिन अभी तक उसने डिसाइड नहीं कर रखा कि क्या मैं पार्टनर बनना चाह रहा हूँ कि नहीं बनना चाह रहा। अगर पार्टनर बनना चाहेगा तो उसको पार्टनर बोलेंगे, अगर वो छोड़ना चाह रहा है तो उसको पर्सन बोलेंगे। तो यहाँ पे 7th क्लोज आपका बात कर रहा है कि जब वो पर्सन आपका पार्टनर बनना चाह रहा है तो उसकी क्या लाइबिलिटीज राइट्स वगैरह रहेंगे। हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज ए माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम ए पार्टनर, बट ही ऑल्सो बिकम पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे जिस टाइम तक उसने अटेनिंग मेजोरिटी कर ली उस तक तो उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज कैसी रहेंगी, जैसे वो एक माइनर था उसके जैसी, लेकिन जिस टाइम पे उसने इलेक्ट कर लिया कि मैं पार्टनर बनना चाह रहा हूँ तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी बन जाएगी किसी थर्ड पार्टी के लिए फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन। अब उसके बाद अंडरलाइन करने की चीज़ है, डन के बाद बोलता है सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे लाइबिलिटी कब के लिए बनेगी, अगर उस केस में उसने अगर एक तरीके से पार्टनर बन गया, पार्टनर बनने के बाद उसकी लाइबिलिटी रहेगी थर्ड पार्टी के लिए पर्सनल लाइबिलिटी। और पर्सनल लाइबिलिटी कब से, जिस टाइम से वो बीइंग ए पार्टनर मतलब बीइंग ए माइनर यहाँ पे बेनिफिट को शेयर करने के लिए एडमिट किया गया उस प्रीवियस डेट से। यहाँ पे बैक आपकी रिलेशन बैक थ्योरी की तरह डील करे जा रही है, बोलता है कि जिस टाइम से उसको एडमिट किया गया था उसी दिन से उसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए डिसाइड कर ली जाएगी। नेक्स्ट बोलता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट और द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी द शेयर टू विच ही वॉज इंटाइटल एज ए माइनर। जितने भी उसकी एग्रीमेंट किया गया था, जिस टाइम पे उसको एडमिट किया गया था एज ए माइनर, उस टाइम पे जितनी उसकी हिस्सेदारी थी उतनी ही उसकी राइट और लाइबिलिटीज, जितनी भी उसकी हिस्सेदारी प्रॉपर्टी में शेयर रहेगा वो सेम आपका माइनर से मेजर होने के बाद भी सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं वेयर सच पर्सन इलेक्टेड नॉट टू बिकम ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाह रहा तो क्या होगा, हिज लाइबिलिटी और राइट्स जो हैं कंटिन्यू टू दोज ऑफ ए माइनर अंडर दिस सेक्शन अप टू द डेट ऑन विच ही गिव द पब्लिक नोटिस। जिस टाइम पे वो पब्लिक नोटिस दे देगा कि हाँ आज के बाद मैं इस फर्म को छोड़ रहा हूँ, तब तक उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज एज इट इज इंटैक्ट रहेंगी, जैसे उसकी एज ए माइनर थी वो सेम की सेम। बी आपका बोल रहे वेयर सच पर्सन
elect not to become a partner, his share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice. नोटिस देने के बाद जितने भी एक्ट वो फर्म करेगी उसके लिए उस फर्म के अंदर जितनी भी हिस्सेदारी उस माइनर की बची हुई है उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। और लास्ट आपका बोलता है he shall entitled to sue the partners for his share of the property or profit in accordance with subsection 4 के अंदर जैसा बताया था कि अगर उसको केस फाइल करना है उसके शेयर और प्रॉफिट को लेने के लिए तो उस केस में उसको फर्म से अलग होना पड़ेगा। सेम प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके सब क्लोज 8 के अंदर, सब क्लोज सी के अंदर, कि जब भी वो पार्टनर नहीं बनेगा उसको माइनॉरिटी से मेजर होने के बाद जब भी वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है उसके बाद उसको अलग होने के बाद शूट फाइल कर सकता है अपने शेयर और प्रॉपर्टी को लेने के लिए। लास्ट आपको बोलता है नथिंग इन दिस सब सेक्शन 7 and 8 शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 के ऊपर ये पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 28 के ऊपर सेक्शन 30 क्लोज 7 और 8 आपका किसी तरीके से इफेक्ट नहीं डालता। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 30 जो आपका माइनर के साथ डील कर रहा था। अगर इसके अंदर कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि किस तरीके की आपको वीडियोज़ की जरूरत है। फर्दर अगर किसी भी टॉपिक की कोई भी जरूरत पड़े तो वो भी मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर करोगे तो मेरे को थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।